Assalamu alaikum and welcome back. Today we are going to discuss about the framing, drywall, insulation and sheathing components of the structure of a typical house and see how we can estimate the related items. Okay, so let's open it up. Oops, frame drywall. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेमिंग एक्चुअली किस तरह से करते हैं, क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, हम किस तरह से उनको फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि एस्टिमेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट करोगे तो इसमें आपके पास आ जाएगा वॉल फ्रेमिंग। अब जब पहले हमने कंक्रीट को कंप्लीट कर लिया तो कंक्रीट में आपके पास जो फिनिश आ गया है वो इस तरह से आ गया है कि कंक्रीट फाउंडेशंस हो गई, कंक्रीट एक्सकवेशन बैकफिल ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो गया। अब आपको एक प्लेन ग्राउंड विद स्लैब मिल गया जो कि आपका स्मूथ कंक्रीट फिनिश है और उसके ऊपर से आपने अब फ्रेमिंग स्टार्ट करनी है। अब फ्रेमिंग स्टार्ट करनी है तो फ्रेमिंग किस तरह से होती है? फ्रेमिंग आपकी स्टार्ट होती है, अब यूएसए में मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिसमें आपके वुड स्टड्स या फिर मेटल स्टड्स यूज़ होते हैं। वुड स्टड्स वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर आपकी यूजुअली हाउस कंस्ट्रक्शन है, और फॉर द बिजनेस और द कमर्शियल बिल्डिंग आप मेटल स्टड्स यूज़ करते हो। द मेजर रीज़न इज़ के लंबर और वुड is easily available and is cheaper compared to the metal studs। सेकेंड रीज़न इज़ के जो लंबर या वुड स्टड्स हैं वो चीप तो हैं लेकिन वो हम कमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर कभी फायर राइज हो जाए आपकी कमर्शियल बिल्डिंग में तो आपकी थ्रू आउट जो बिल्डिंग है वो डैमेज हो जाती है, विच इज़ नॉट which would be really more expensive to rebuild rather than using the expensive material at the beginning। तो कमर्शियल में हम यूजुअली मेटल स्टड यूज़ करते हैं और हाउसेस में हम लंबा स्टड यूज़ करते हैं जो कि रिलेटिवली चीप होते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि वॉल्स फ्रेमिंग जो स्टार्ट करते हैं उसको किस तरह से किया जाता है। और इस तरह से वॉल की कंस्ट्रक्शन की जाती है। ये दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल यू कैन सी। सबसे पहले आपको ये येलो फिनिश कंक्रीट स्लैब कह लो आपको मिल गया, उसके ऊपर से आपके स्टड स्टार्ट होंगे। तो स्टड्स के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप बॉटम प्लेट इंस्टॉल करते हो। बॉटम प्लेट क्या होती है? बॉटम प्लेट आपका सिंपल सा एक वुड स्टड है जो कि नीचे इंस्टॉल किया जाता है हॉरिजॉन्टली। ये वाला जो स्टड है ये आपका बॉटम प्लेट है और ये हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है यूजिंग एंकर बोल्ट्स। एंकर बोल्ट्स क्या होते हैं? एंकर बोल्ट्स कंक्रीट में एंकर बोल्ट्स फिक्स किए जाते हैं, ये चीज़ है। ये आपकी बॉटम प्लेट कंक्रीट स्लैब पर फिक्स कर दी गई है और उसके अंदर आपने एंकर बोल्ट्स लगा दिए हैं जो कि एक फिक्स डेफिनेट स्पेसिंग पे हम फिक्स करते हैं। ओके सो एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आपकी बॉटम प्लेट होती है ये डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद कंक्रीट होती है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ स्पेशल सीजनिंग की जाती है वुड की जिसकी वजह से, ताकि ये मॉइस्चर प्रोटेक्शन की वजह से डैमेज ना हो। तो इसको हम प्रेशर रेटेड प्लेट कहते हैं या फिर सिल प्लेट कहते हैं या फिर सिंपली बॉटम प्लेट कहते हैं। तो इसलिए हम बॉटम प्लेट को बिल्कुल सेपरेटली क्वांटिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सीजनिंग हुई होती है, इसकी ट्रीटमेंट हुई होती है जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टड्स। ओके, अच्छा फिर उसके बाद आपके वर्टिकल स्टड्स इन पे प्लेस किए जाते हैं और उनको यहाँ पर नील कर दिया जाता है। तो ये आपके वर्टिकल स्टड्स एक डेफिनेट स्पेसिंग पे प्लेस कर दिए जाते हैं। यू कैन सी हेयर कि ये कंक्रीट थी, उसके ऊपर आपने बॉटम प्लेट फिक्स की यूजिंग एंकर बोल्ट्स और उसके बाद आपने वर्टिकल स्टड्स इस पर प्लेस कर दिए और उनको यहाँ साइड से आपने नील कर दिया। तो इस तरह से ये फ्रेमिंग कंटिन्यू होती है। उसके बाद आपकी क्या आ जाती है? उसके बाद आपकी इसको कंप्लीट करने के लिए हम टॉप पर टॉप प्लेट यूज़ कर देते हैं। इसके टॉप पर हम टॉप प्लेट्स यूज़ करते हैं इस तरह से। पहले हमने बॉटम प्लेट की,
फिर उसके बाद वर्टिकल स्टड्स किए और फिर उसके बाद हमने टॉप प्लेट इंस्टॉल कर दी। यहाँ पर शो हुआ था विद द बेस्ट पॉसिबल, ये है। तो इस तरह से ये आपकी टॉप प्लेट यहाँ पर शो हो गई। तो इस तरह से ये आपकी वॉल फ्रेमिंग कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा कुछ स्टड्स होते हैं जो कि बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन उनको सेपरेटली कॉल आउट किया जाता है। जैसे वुड है, वुड डोर है, डोर के ऊपर एक हेडर है, हेडर के ऊपर जो स्टड्स आते हैं उनको क्रिपल स्टड्स कहा जाता है। और जो इसके जैम्स पर आते हैं जो फुल हाइट होते हैं उनको किंग स्टड कहा जाता है, और जो इंटीरियर साइड पे होते हैं उनको जैक स्टड्स कहा जाता है। इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज, मोस्टली हम इनको क्वांटिफाई नहीं करते, लेकिन वेन एवर वी नीड टू क्वांटिफाई तो आपको याद होना चाहिए कि जैक स्टड्स क्या होते हैं, किंग स्टड्स क्या होते हैं। किंग स्टड्स वो होते हैं जो फुल हाइट होते हैं विद द जैम ऑफ द फ्रेम ऑफ द डोर, और जैक स्टड्स जो होते हैं वो हेडर हाइट तक होते हैं, और क्रिपल स्टड्स विच आर एट द टॉप ऑफ द ओपनिंग। तो ये इस तरह से आपके बॉटम प्लेट्स, टॉप प्लेट्स और वर्टिकल स्टड्स इंस्टॉल किए जाते हैं। और उसके अलावा, अच्छा, उसके अलावा मेजर कंसर्न जो था वो ये भी था कि बॉटम प्लेट जो होती है वो प्रेशर ट्रीटेड होती है, इसलिए हम इसको सेपरेटली क्वांटिफाई करते हैं। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये बताया हुआ था प्रेशर ट्रीटेड बॉटम प्लेट, सोल प्लेट, वर्टिकल स्टड्स एट स्पेसिंग। यूजुअली जो स्पेसिंग यूज़ होती है वो 16 इंचेस होती है, यहाँ पे 24 इंचेस होती है। देन इज़ द टॉप प्लेट, और फिर ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग इज़ जहाँ पर रिक्वायर्ड हो, आपने कोई ना कोई ये फिक्स करना है, कोई इक्विपमेंट या टीवी या वॉल पे कुछ भी आपने फिक्स करना है, तो आप एडिशनल फ्रेमिंग सपोर्ट के लिए ब्लॉकिंग इंस्टॉल कर दे लाइक दिस। विद इन द हाइट ऑफ द वॉल आप कोई ना कोई ब्लॉकिंग मेंबर्स इंस्टॉल कर देते हो, ताकि आपने कुछ भी फिक्स करना है तो उसके लिए एडिशनल सपोर्ट आपको मिल सके। तो इस तरह से ये ब्लॉकिंग भी इंस्टॉल की जाती है। अदरवाइज सिंपली इट इज़ बॉटम प्लेट, वर्टिकल स्टड्स और उसके ऊपर टॉप प्लेट, एंड दैट्स इट। ये आपकी वॉल फ्रेमिंग हो जाती है। अब वुड स्टड्स जो होते हैं वो उनके क्रॉस सेक्शंस क्या होते हैं, 2x4, 2 इंचेस बाय 4 इंचेस उसका क्रॉस सेक्शन साइज होता है। यहाँ पे 2 इंचेस बाय 6 इंचेस होता है, यहाँ पे 2x8 इंचेस होता है। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। 2x4 और 2x6 तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं। ये तो यूजुअली लाइक हर घर में ये तो यूज़ हो रहे होते हैं। Okay, then is grades of lumber. Grades of lumber is actually just definition of a particular material type. टाइप भी नहीं कहेंगे, उसकी प्रॉपर्टी कहेंगे कि कुछ लंबर ग्रेड्स हैं। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी ग्रेड। यूटिलिटी ग्रेड क्या होता है? यूटिलिटी ग्रेड इज़ एक्चुअली जो कि लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ लंबर है उसको यूटिलिटी ग्रेड कहते हैं। स्लैग स्ट्रक्चरल नंबर 2 को कहा जाता है। नंबर 1 2 3 इज़ बाय द क्वालिटी। देन इज़ एस वाई पी एंड डॉगलेस। फिर एस वाई पी इज़ साउदर्न येलो पाइन। ये एक लोकेशन है जहाँ से अगर लंबर आए तो उसको साउदर्न येलो पाइन कहते हैं, विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज। दूसरा है डॉगलेस फिर। डॉगलेस फिर इज़ एक्सपेंसिव एंड इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। अच्छा, ये तो हो गए आपके लंबर के। इसी तरह से आपके मेटल ट्रैक्स भी यूज़ हो सकते हैं रिलेटिव टू लंबर स्टड्स। तो मेटल ट्रैक्स कैसे होते हैं? मेटल स्टड्स, मेटल स्टड्स इस तरह से होते हैं। ये आपके मेटल स्टड्स हैं जिनमें भी क्या होता है, आपका बॉटम ट्रैक होता है, टॉप ट्रैक होता है, और उसमें वर्टिकल स्टड्स आते हैं। और उसी तरह इसका भी किंग स्टड होगा, जैक स्टड होगा, क्रिपल स्टड्स होंगे। क्योंकि ये लोकेशन के अकॉर्डिंग है, मटेरियल के अकॉर्डिंग इनको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो ये आपके होते हैं मेटल स्टड्स। और इनकी जो विड्थ होती है इट डिपेंड्स। ये 3 5/8 इंचेस भी हो सकते हैं, 6 इंचेस भी हो सकते हैं, 4 इंचेस भी हो सकते हैं, 2.5 इंचेस भी हो सकते हैं, 1 5/8 इंचेस भी हो सकते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स कि कौन सा कहाँ पे इंस्टॉल करना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो ये आपके स्टड्स यूज़ होते हैं। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, गेज। गेज क्या होती है? गेज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द थिकनेस ऑफ द स्टड, थिकनेस ऑफ द स्टड।
अब जितना ज़्यादा गेज होगा उतनी थिकनेस ऑफ स्टड कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि जितना गेज कम होता जाएगा उतनी थिकनेस स्टड की ज़्यादा होती जाएगी और उतनी उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो हमें गेज मेंशन करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। फिर है लेंथ ऑफ स्टड या हाइट्स। जो मार्केट में यूजुअली अवेलेबल होते हैं वो आपके 8 फीट से स्टार्ट होते हैं। 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 16 फीट, 20 फीट, अप टू विच एवर हाइट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। तो जो मिनिमम अवेलेबल लेंथ होती है वो आपकी 8 फीट होती है। और यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये होता है कि यूजुअली नहीं बल्कि हमेशा ही ऐसे होता है कि आपके पास मार्केट अवेलेबल जितनी भी लेंथ होती है स्टड्स की वो इवन लेंथ होती है। तो इसलिए हम जब भी स्टड्स को क्वांटिफाई करते हैं तो अगर वो 9 फीट का होता है तो हम उसको 10 फीट में क्वांटिफाई करते हैं कि 10 फीट के आपने स्टड्स जितने परचेज करने हैं। देन एज वॉल फ्रेमिंग में कुछ एडिशनल भी आ जाते हैं विच आर कॉलम्स। कॉलम वो इनका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो सकता है, 4 बाई 4 इंचज़ का हो सकता है, 8 बाई 8 इंचज़ का हो सकता है। इट रियली डिपेंड्स कि कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद हेडर्स। हेडर्स आर मोर लाइक लिंटल्स। लिंटल्स अगर वुड के हों तो उसको हम हेडर्स कहते हैं। वुड के या मेटल के, इट डिपेंड्स कि आपकी किस तरह की फ्रेमिंग है। अगर तो वुड के स्टड्स हैं तो वुड फ्रेमिंग ही होगी, और अगर मेटल स्टड्स हैं तो मेटल की ही ब्लॉकिंग या हेडर्स होंगे आपके। देन इज़ द बीम्स। बीम्स इसी तरह जिस तरह हेडर है इसी तरह से बीम्स भी होती हैं। काफ़ी ग्लू लैम्प बीम्स होती हैं, और पीएसएल बीम्स होती हैं, एलवीएल बीम्स होती हैं। तो वुड के काफ़ी बीम्स होती हैं और उनका क्रॉस सेक्शन बाय साइज मेंशन्ड होता है ऑन द प्लान्स। देन इज पोस्ट। पोस्ट इज मोर लाइक कॉलम्स। 2-3 लंबर के स्टड्स को कंबाइन कर कर भी हम पोस्ट बना सकते हैं और वो प्लेस कर सकते हैं। ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स एक्सटीरियर पर यूज़ होते हैं जो कि आपको विद टाइम आइडिया हो जाएगा। देन इज वॉल शीथिंग। वॉल शीथिंग क्या होती है? वॉल शीथिंग इज एक्चुअली, वॉल शीथिंग आपको गूगल पर ही शो करते हैं पहले। वॉल शीथिंग। Wall sheathing is like boards which are installed on the exterior side of the building. अब ये देखो, वो शीथिंग के बोर्ड्स इंस्टॉल कर रहा है। ये आपकी जो एक्सटीरियर पे जितनी भी कवरिंग है ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी सारी की सारी शीथिंग इंस्टॉल हुई है, शीथिंग बोर्ड्स इंस्टॉल हुए हैं। अब इनका साइज़ यूजुअली क्या होता है, इनका साइज़ अवेलेबल होता है आपके पास 4 बाई 8 इंचज़। बोर्ड का साइज होता है 4 बाई 8 इंचज़, 4 फीट बाई 8 फीट, या फिर 4 फीट बाई 10 फीट, या फिर 4 फीट बाई 12 फीट। इट डिपेंड्स कि आपको किस साइज का स्टड शीथिंग बोर्ड रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें कुछ डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। एक ओएस भी होती है, एक प्लाईवुड शीथिंग होती है, एक डेंस ग्लास शीथिंग होती है, एक जिप शीथिंग होती है। तो इन सब की डिफरेंट थिकनेसेस भी अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ 7 बाई 16 इंचेस, हाफ इंचेस, 5 बाई 8 इंचेस, 3 बाई 4 इंचेस, 1 इंचेस। इट रियली डिपेंड्स एज पर प्लान्स आपको ये डिफाइंड होता है। अगर नहीं होता तो हम इनमें से एवरेज वैल्यू यूज़ कर लेते हैं विच इज़ मोस्टली हाफ इंचेस और 7 बाई 16 इंचेस। Okay, so next is zip sheathing. Zip sheathing is a little bit unique. इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि जब भी आप एक्सटीरियर साइड पर शीथिंग इंस्टॉल करते हो तो उसके ऊपर आप एक मॉइस्चर बैरियर या प्लास्टिक पेपर इंस्टॉल करते हो, ताकि जो एक्सटीरियर में अगर रेन होती है या वैसे ही मॉइस्चर में एयर में कोई मॉइस्चर है तो वो आपका पास थ्रू ना करे थ्रू द वुड फ्रेमिंग। तो इसलिए आप जो है उसके ऊपर प्लास्टिक पेपर इंस्टॉल करते हो ओवर द शीथिंग। लेकिन जो जिप शीथिंग है, जिप शीथिंग ऐसी शीथिंग है जिस पर आपको मॉइस्चर प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और वो इस तरह से ग्रीन कलर का होता है एंड यू डायरेक्टली इंस्टॉल। और इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन ये ज़्यादा मॉइस्चर प्रोटेक्टिव और बेटर क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट इज़ मॉइस्चर बैरियर। ये मॉइस्चर बैरियर मैंने आपको बता दिया, एक कंपनी है टाइवैक, वो मॉइस्चर बैरियर बनाती है जो कि हम एक्सटीरियर साइड पर शीथिंग के ऊपर इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा मॉइस्चर से कोई भी कंपोनेंट डैमेज ना हो। देन इज़ इंसुलेशन। अच्छा, अब हम देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कंटिन्यू इस तरह से कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास फ्रेमिंग थी,
वॉल शीथिंग फ्रेमिंग। ओके, सो इस तरह से आपने पहले क्या किया, बॉटम प्लेट इंस्टॉल की, टॉप प्लेट इंस्टॉल की, वर्टिकल स्टड्स इंस्टॉल किए, ब्लॉकिंग इंस्टॉल किए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टड्स इंस्टॉल कर लिए जिससे आपकी फ्रेमिंग कवर होगी। अब फिर आपने किया उसकी एक्सटीरियर साइड पर जाके आपने बोर्ड्स शीथिंग इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से आपका एक्सटीरियर कवर हो गया। जब आपका एक्सटीरियर कवर हो गया इट मीन्स कि आपने शीथिंग इंस्टॉल कर ली और इस तरह से हो गया। अब आप इंटीरियर साइड पर आओगे और इन स्टड्स में इंसुलेशन को इनफिल करोगे। इंसुलेशन किस लिए यूज़ होती है? इंसुलेशन यूज़ होती है फॉर साउंड इंसुलेशन या फिर थर्मल इंसुलेशन, ताकि जो टेम्परेचर है वो भी क्रॉस ना हो और इंसुलेशन भी साउंड ना साउंड भी ना पास थ्रू हो और आपका टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। अब इंसुलेशन की टाइप्स को डिफाइन करते हैं, तो इंसुलेशन में आपके पास आ जाता है ओपन सेल इंसुलेशन एंड क्लोज सेल इंसुलेशन। ओपन सेल इंसुलेशन मींस कि जिसमें जो इंसुलेशन के आपके मटेरियल है वो लूजली या फिर काफ़ी गैप्ड हैं उसके जो आपके पार्टिकल्स हैं। लेकिन क्लोज सेल में क्या होता है कि दे आर मोर लाइक क्लोजर और वो हार्ड होती है, तो ये ज़्यादा इंसुलेट करती है। तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ओपन ओपन सेल इंसुलेशन, ओपन सेल इंसुलेशन इज़ लाइक दिस, ये देख रहे हो आप, ये काफ़ी ओपन है, गैप्स हैं इसमें। और क्लोज सेल इंसुलेशन, क्लोज सेल इंसुलेशन जो कि ज़्यादा हार्ड होती है और वो क्लोज़र होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपकी होती है क्लोज सेल इंसुलेशन जो कि इट्स मोर हार्डर एज कम्पेयर टू दी ओपन सेल इंसुलेशन। देन वी हैव इज फेज्ड इंसुलेशन एंड अनफेज्ड इंसुलेशन। समटाइम्स क्या होता है कि हम इंसुलेशन को कवर कर देते हैं विच इट बिकम्स फेज्ड इंसुलेशन, और समटाइम्स उसको हम अनकवर्ड रखते हैं तो विच इज़ अनफेज्ड इंसुलेशन। अब ये इंसुलेशन के ऊपर ये प्लास्टिक पेपर है तो इसको हम कहते हैं फेज्ड इंसुलेशन, और अगर ये अनकवर्ड हो तो उसको हम अनफेज्ड इंसुलेशन कहते हैं। लाइक दिस, ये आपकी फेज्ड इंसुलेशन है, और यहाँ पर अगर इसको अनफेज्ड इंसुलेशन सर्च करें तो अनफेज्ड इंसुलेशन इज दिस वन, जो कि ओपन होती है, जिसके ऊपर प्लास्टिक रैप नहीं होता। ठीक है, दिस वन इज open unfazed insulation. Okay, then next we have is R value of insulation. R value is simply resistance value of insulation. It means कि हर इंसुलेशन एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस रखती है कि वो इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंसुलेशन को मेंटेन रख सकती है। फॉर एग्जांपल क्लोज सेल इंसुलेशन है और ओपन सेल इंसुलेशन है। अब आपको आइडिया है कि ओपन सेल इंसुलेशन जिसमें गैप्स होते हैं थोड़े से ज़्यादा, और जो क्लोज सेल है उसमें वो इट्स लिटिल हार्डर और क्लोज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो इंसुलेशन हार्डर होती है। तो रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ क्लोज सेल इंसुलेशन इज़ मोर एंड ओपन सेल इंसुलेशन इज़ लेस। मीन्स सेल ओपन सेल इंसुलेशन कम इंसुलेट कर सकती है, उसकी आर वैल्यू कम होगी, जबकि क्लोज सेल इंसुलेशन ज़्यादा कर सकती है तो उसकी आर वैल्यू ज़्यादा होगी। यूजुअली क्या होता है कि डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि आर वैल्यू जो है वो एक स्पेसिफिक थिकनेस के लिए, फॉर एग्जांपल 1 इंचज़ के लिए ये इंसुलेशन टाइप इतनी आर वैल्यू रखती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक इंसुलेशन जो है वो 1 इंचज़ के लिए आर वैल्यू उसकी 3 है, तो अगर वो 3 इंचज़ थिक होगी तो उसकी आर वैल्यू 9 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 इंचज़ के लिए आर 3 थी, फिर दोबारा से 1 इंचज़ और ऐड हो गया तो आर 6 होगी और नेक्स्ट पेयर पे आर 9 होगी। तो ये आपके पास इस तरह से आर वैल्यू डिफाइन की जाती है और आर वैल्यू ये होती है। अब यूजुअली आर वैल्यू 4 इंचज़ के लिए आर 13 होती है और 6 इंचज़ के लिए आर 19 होती है यूजुअली, लेकिन ये चेंज हो सकती है। देन इज ब्लोन इंसुलेशन। ब्लोन इंसुलेशन क्या होती है? ब्लोन इंसुलेशन इज लाइक ब्लोन इंसुलेशन blown insulation is like you pump it यूजिंग अ पाइप। फॉर एग्जांपल आप आए, आपके पास पाइप है, पाइप से आपने जस्ट स्प्रे कर दिया इंसुलेशन का, तो इंसुलेशन मटेरियल वहाँ पे डिपॉजिट हो गया, इसको हम कहते हैं ब्लोन इंसुलेशन।
और यूजुअली ये एटिक में यूज़ होती है। एटिक क्या होता है? एटिक क्या होता है? एटिक यूजुअली आपने देखा होगा कि हाउसेस में एट द टॉप फ्लोर इन यूएसए क्या करते हैं कि इस तरह के रूम होते हैं जिसको कभी यूज़ करते हैं, कभी स्टोर रूम बना लेते हैं, तो इसको एटिक कहते हैं। तो यूजुअली एटिक पर जो है वो ब्लोन इंसुलेशन यूज़ किया है। वॉल्स में भी इंसुलेशन, ब्लोन इंसुलेशन यूज़ हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? वॉल्स ब्लोन इंसुलेशन, वॉल्स ब्लोन इंसुलेशन, वॉल्स ब्लोन इंसुलेशन इज़ लाइक कि आप इस तरह से प्लास्टिक कोटिंग कर देते हो, फिर आप उसमें एक कट बनाते हो और उसमें इंसुलेशन ब्लो कर देते हो लाइक दिस। ये प्लास्टिक रैप किया हुआ है, आपने पाइप इंसर्ट किया और उसमें इंसुलेशन ब्लो कर दी तो वो इनफिल हो जाएगी। और उससे अपने ये जैसे इसमें किया हुआ है, प्लास्टिक पेपर है और इसमें, और एग्जांपल इसमें ये भी है। दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल जो आपको मैंने अभी शो कर दिया यहाँ पर। ये है इस तरह से आप प्लास्टिक रैप करते हो और पाइप इंसर्ट करते हो और उसमें इंसुलेशन इनफिल कर देते हो। या फिर ये देखो, ये प्लास्टिक का आपका पेपर है और उसमें आपने पाइप इंसर्ट किया और फिल कर दिया, तो ये आपकी ब्लॉन इंसुलेशन होगी। नेक्स्ट इज बैट इंसुलेशन। बैट इंसुलेशन को सिंपली साउंड अटेन्युएशन बैट्स का होता है, ऐसे भी लिखा होता है, एकूस्टिकल इंसुलेशन लिखा होता है, एकूस्टिक बैट इंसुलेशन लिखा होता है। तो सिंपली बैट इंसुलेशन क्या है? बैट इंसुलेशन इज लाइक रोल्स। बैट इंसुलेशन, बैट इंसुलेशन ये आपकी बैट इंसुलेशन होती है विच कम्स इन रोल्स। आप उसको सिंपली क्या करते हो, इस तरह से रोल्स आते हैं और आप उसको स्टड्स के अंदर फिक्स कर देते हो। सर्टेन लेंथ ऑफ इंसुलेशन, ये इस तरह के रोल्स होते हैं आपके पास और आप उसको ओपन करके विद इन द स्टड्स जितनी उसमें स्पेसिंग होती है उसमें से इंस्टॉल कर देते हो। और वैसे ही इस पे इंसुलेशन की वैल्यू लिखी भी हुई है R13, तो इट मीन्स इसकी इंसुलेशन आर वैल्यू R13 है। और ये आपके बैट इंसुलेशन इंस्टॉल हो रहे हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग एयर एज बैट इंसुलेशन को जब इंस्टॉल किया जाता है तो इसकी भी विड्थ होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टार्ट टू स्टार्ट स्पेसिंग 16 इंचज़ है तो ये आपके पास इंसुलेशन उसी विड्थ की होगी। अगर 24 इंचज़ है तो फिर आपके पास ये 23 इंचज़ की इंसुलेशन होगी जो आप इसमें इनफिल कर दोगे। इसी तरह से अगर 16 इंचज़ है तो 15 इंचज़ विड्थ की आपके पास इंसुलेशन होगी। और लेंथ वो डिपेंड करती है मार्केट अवेलेबिलिटी पे कि आप कौन सी लेंथ बाय करना चाहते हो। तो यूजुअली वही होगी जो कि स्टैंडर्ड आपकी होती हैं, 8 फीट होगी, 9 फीट होगी, 10 फीट होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैट इंसुलेशन। Next is rock wool insulation. Rock wool insulation is relatively of expensive price. Rock wool bat insulation. Rock wool insulation. Rock wool actually एक कंपनी भी है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, तो इसलिए उसकी जो इंसुलेशन होती है वो relatively ग्रेटर थिकनेस और एक्सपेंसिव होती है। तो इसलिए आप इसको सेपरेटली डिफाइन करते हो अगर रॉक वूल मेंशन हो, बिकॉज इट्स मोर एक्सपेंसिव। देन इज रिजिड इंसुलेशन। रिजिड इंसुलेशन क्या होती है? रिजिड इंसुलेशन जैसे आपके शीथिंग के बोर्ड होते हैं इसी तरह से रिजिड इंसुलेशन के भी बोर्ड होते हैं, विच इज लाइक एनी बोर्ड। जैसे वुड के बोर्ड्स हैं इस तरह से आपके इंसुलेशन के बोर्ड्स हैं। जैसे यूजुअली यहाँ पे भी हमारे पाकिस्तान में भी यूज़ होते हैं जंबो लोन बोर्ड्स इंसुलेशन के, जो कि आप रूफिंग पे इंस्टॉल करते हो ताकि थर्मल प्रोटेक्शन रहे, आपके थर्मली कंट्रोल रहे। तो ये आपकी इंसुलेशन बोर्ड होते हैं रिजिड इंसुलेशन जो एक्सटीरियर पर यूजुअली इंस्टॉल किए जाते हैं। एक्सटीरियर में अराउंड दी एक्सटीरियर रूफिंग पर या एक्सटीरियर वॉल्स पर या फिर कंक्रीट में भी यूज़ किए जाते हैं कंक्रीट प्लेस करने से पहले।
तो कंक्रीट में जो प्लेस किए जाते हैं वो कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वही कवर करता है। जो वॉल्स में होती हैं वो वॉल फ्रेमर की होती है, और जो रूफ पे होते हैं वो रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर की होती है। ओके, नेक्स्ट इज साउंड इंसुलेशन। साउंड इंसुलेशन इस में से कोई भी इंसुलेशन हो सकती है, डिपेंड्स कि आप ये साउंड इंसुलेशन सेपरेटली इसलिए कहा है कि ये आपको फॉर द सेक ऑफ साउंड इंसुलेशन यूज़ की जाए तो इसको साउंड इंसुलेशन कहेंगे। स्प्रे फॉर्म इंसुलेशन। स्प्रे फॉर्म इंसुलेशन क्या होती है? पॉलीयूरीथेन स्प्रे होती है स्प्रे फॉर्म इंसुलेशन। आप क्या करते हो कि आप उसको डायरेक्टली स्प्रे करते हो और वो डायरेक्टली ऑन दी वॉल्स वो ऑटोमेटिकली फिक्स होती जाती है। जैसे ये आप सिंपली स्प्रे करोगे और वो स्वेल होकर इंसुलेशन उसमें फिल हो जाएगी, और फिर आप उसके ऊपर जिप्सम बोर्ड इंस्टॉल कर दोगे। सो अभी तक हमारा जो कवर हो गया है उसमें हमने कवर कर लिया है स्टड्स। स्टड्स की फ्रेमिंग कर ली, एक्सटीरियर साइड पर हमने शीथिंग कर ली, फिर हम इनसाइड में आए और इनसाइड में आके हमने इंसुलेशन इनफिल कर ली। अब इनको कवर करने के लिए हम ड्राई वॉल इंस्टॉल करते हैं, या फिर ड्राई वॉल में काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स आ जाते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन यूज़ आपका जिप्सम बोर्ड है, वो वॉल्स में भी और सीलिंग्स में भी। तो अभी हमने क्या कर लिया है, वॉल्स, फ्रेमिंग, देन फिर उसके ऊपर हमने शीथिंग शीथिंग और उसके अंदर इंसुलेशन, और अब इसके ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे जिप्सम बोर्ड। सो लेट्स मूव आउट टू जिप्सम बोर्ड। ड्राई वॉल। ड्राई वॉल में आपका यूज़ होता है जिप्सम बोर्ड। जिप्सम बोर्ड वैसे ही है जैसे आपकी शीथिंग होती है, लेकिन ये इसकी थिकनेस कम होती है। जिप्सम बोर्ड। जिप्सम बोर्ड आपका ये सिंपल एक बोर्ड होता है जो कि आपका इंस्टॉल किया जाता है, पाकिस्तान में भी यूज़ होता है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज़ होता है। इट्स नॉट सच अ वेरी यूनिक आइटम। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए कि ड्राई वॉल एक्चुअली होता क्या है। सिंपल ये बोर्ड्स होते हैं, तो इनको वॉल्स पर इंस्टॉल किया जाता है। ये जिप्सम बोर्ड आपका इंस्टॉल हुआ हुआ है, और इसके बाद आपकी थ्रू आउट ये वॉल कवर हो जाती है, एक प्रॉपर वॉल आपको शो होती है। ओके, उसके बाद ग्रीन बोर्ड। ग्रीन बोर्ड क्या होता है कि जहाँ पर मॉइस्चर होता है वहाँ पर ग्रीन बोर्ड यूज़ किया जाता है। रेगुलर ड्राई वॉल आपके बाकी सब एरियाज पे होता है, और जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पर ग्रीन बोर्ड होता है। ग्रीन बोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कलर ही ग्रीन होता है। ग्रीन बोर्ड, जिप्सम, ग्रीन जिप्सम बोर्ड आपका मॉइस्चर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, और वो इस तरह से होता है, सेम लाइक एनी अदर जिप्सम बोर्ड बट ग्रीन इन कलर, और ये मॉइस्चर प्रोटेक्शन, मॉइस्चर की वजह से ये डैमेज नहीं होता। इनके साइजेस क्या अवेलेबल होते हैं? वही बोर्ड का साइज़ होगा 4 फीट बाई 8 फीट, या 4 फीट बाई 10 फीट, या 12 फीट, या 16 फीट। इसी तरह से जिप्सम बोर्ड की जो थिकनेस होती है वो होती है 1/4 इंचज़, 1/2 इंचज़, 5/8 इंचज़, या 1 इंचज़। और जो 5/8 इंचज़ होता है वो आपके पास कभी भी मेंशन हो लाइक 5/8 इंचज़, या टाइप एक्स, या फायर रेटेड, दीज आर ऑल द सेम जिप्सम बोर्ड। और इसको हम हमेशा से 5/8 इंचज़ लिखेंगे, क्योंकि यूएसए में कुछ स्पेसिफिक कोड्स हैं, लाइक विंड कोड्स हैं, फायर कोड्स हैं। तो फायर कोड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिप्सम बोर्ड इंस्टॉल ही मैन्युफैक्चर ही इसी पर्पज़ के लिए किया हो गया है कि वो फायर कोड्स को सेटिस्फाई करे, मतलब उसमें आग ना लगे। तो फायर रेटेड जिप्सम बोर्ड है, इट मीन्स कि ये 5/8 इंचज़ जिप्सम बोर्ड ही है। देन इज़ ग्रीन बोर्ड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद शिपलैप बोर्ड्स होते हैं। शिपलैप बोर्ड्स क्या होते हैं? वो भी आपकी वॉल कवरिंग होती है। शिपलैप बोर्ड्स, शिपलैप बोर्ड्स इस तरह के होते हैं, इट्स मोर लाइक फिनिश मटेरियल, जो कि आपके इंटीरियर साइड पर या एक्सटीरियर में कहीं पे भी ये इंस्टॉल किए जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सीलिंग्स। सीलिंग्स क्या होती हैं? सीलिंग्स ऑब्वियसली दी अंडर साइड ऑफ द रूफ इज कॉल्ड सीलिंग, जो कि आपके ऊपर विजिबल होती हैं। तो वहाँ इन सीलिंग्स पर भी ड्राई वॉल इंस्टॉल किया जाता है, और ड्राई वॉल में आपके पास जिप्सम बोर्ड ही होता है। जिप्सम बोर्ड रेगुलर आप 5/8 इंचज़ यूज़ करते हो, यहाँ पर थिकनेस जो भी डिफाइन की हो। तो वॉल्स और सीलिंग्स दोनों पर हम ड्राई वॉल इंस्टॉल करते हैं।
नेक्स्ट इज एसीटी सीलिंग्स। एसीटी सीलिंग्स क्या होती हैं? एसीटी सीलिंग्स आर एसीटी सीलिंग्स आप ऑफिसेज में देख सकते हो यूजुअली। तो ये होता है ग्रिड होता है और उसमें जिप्सम बोर्ड की टाइल्स इंस्टॉल की जाती हैं जिसको हम एसीटी कहते हैं। तो ये भी ड्राईवॉल का पार्ट होती है, हमने एसीटी भी कवर करनी होती है। ओके, देन इज रेजिलिएंट चैनल्स। रेजिलिएंट चैनल्स क्या होते हैं? रेजिलिएंट चैनल्स हमने पहले डिस्कस किए हैं, मेटल स्टड या वो स्टड्स। आप देखते हैं रेजिलिएंट चैनल्स क्या होते हैं। रेजिलिएंट चैनल्स बहुत ही कम थिकनेस के स्टड्स होते हैं मेटल के यूजुअली, जो कि आप इंस्टॉल करते हो और उनके ऊपर फिर जिप्सम बोर्ड इंस्टॉल करते हो। इस तरह से इनको जी चैनल्स या हेड चैनल्स या फरिंग चैनल्स कहा जाता है। तो आप ये इंस्टॉल करते हो और उसके ऊपर फिर जिप्सम बोर्ड फिक्स करते हो। इसकी रीज़न क्या होती है कि जब आप स्टड्स के ऊपर रेजिलिएंट चैनल इंस्टॉल करते हो और फिर उसके ऊपर जिप्सम बोर्ड इंस्टॉल करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपका एक थोड़ा सा एयर गैप रह जाता है बीच में, जिसकी वजह से आपकी जो साउंड इंसुलेशन है वो और इंक्रीज हो जाती है। या फिर अगर कोई भी आप नॉक करो जिप्सम बोर्ड को, तो उसकी जो इंसुलेशन या फिर साउंड इंसुलेशन होगी वो रिलेटिवली ज़्यादा होगी कंपेयर टू अगर आप रेजिलिएंट चैनल्स इंस्टॉल ना करो। तो रेजिलिएंट चैनल्स भी हम क्वांटिफाई करते होते हैं और इनका पर्पस ये होता है ताकि आपकी इंसुलेशन बेटर हो सके। ओके, देन इज फरिंग वॉल्स। फरिंग वॉल्स क्या होती हैं? फरिंग वॉल्स ये होती हैं कि अगर आपके पास कंक्रीट या सीएमयू की वॉल है और आप चाहते हो कि उस पर जिप्सम बोर्ड का फिनिश है, तो आप वहाँ पे फरिंग इंस्टॉल करते हो। तो फरिंग चैनल्स यही होते हैं जो कि मोर लाइक रेजिलिएंट चैनल्स। तो फरिंग वॉल अगर आप मेंशन करो यहाँ पर, तो यू कैन सी कि फरिंग वॉल में आपके पास क्या आता है। आपके पास इस तरह से वॉल है, वॉल के ऊपर आप फरिंग चैनल इंस्टॉल करते हो और ये वुड के फरिंग चैनल्स इंस्टॉल हुए हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास सीएमयू ब्लॉक वॉल थी, उसके ऊपर आपने ये वेरी लेस थिकनेस ऑफ स्टड्स आपने इंस्टॉल किया और उसके ऊपर फिर आप जिप्सम बोर्ड इंस्टॉल कर दोगे। ये मेटल के भी हो सकते हैं और वुड के भी हो सकते हैं। जैसे ये वुड के हैं, ये आपके फरिंग चैनल्स हैं। अब इसके ऊपर आप जिप्सम बोर्ड करोगे तो आपके पास जिप्सम बोर्ड का फिनिश आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट फरिंग वॉल इज। फरिंग वॉल क्या है? अगर आपके पास कंक्रीट या सीएमयू की वॉल है और उसके ऊपर आप फिनिश अगर जिप्सम बोर्ड का करना चाहते हो, तो वो आपके पास फरिंग चैनल इंस्टॉल करते हो और उसके ऊपर आप जिप्सम बोर्ड इंस्टॉल कर देते हो। तो दिस इज अबाउट फरिंग वॉल, लाइक दिस वन। ये आपके पास कंक्रीट वॉल है, आपने मेटल स्टड्स इंस्टॉल किए और इसके ऊपर आप जिप्सम बोर्ड इंस्टॉल कर दोगे। ओके, देन एज वी हैव, सो एक दफ़ा से रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले क्या किया आपने? बॉटम प्लेट फिक्स की, उस पर वर्टिकल स्टड फिक्स किए, टॉप प्लेट फिक्स किए, फिर आप एक्सटीरियर साइड पर आ गए और एक्सटीरियर साइड पर आपने शीथिंग इंस्टॉल कर दी। फिर आप इंटीरियर साइड पर आए और उसमें इंसुलेशन फिल कर दी। इंसुलेशन फिल करने के बाद आपने उसको जिप्सम बोर्ड से कवर कर दिया। ये जिप्सम बोर्ड और इंटीरियर फिनिशेस जो हैं इंक्लूडिंग एसीटी और सीलिंग्स पर जो भी जिप्सम बोर्ड है उसको ड्राई वॉल कहा जाता है। देन इज वी हैव ग्रीन बोर्ड, और एक चीज़ और होती है विच इज़ सीमेंट बोर्ड या कंक्रीट बोर्ड। सीमेंट बोर्ड, सीमेंट बोर्ड ये भी आपके मॉइस्चर प्रोटेक्शन एरियाज में होता है। जहाँ पर आपने टाइल इंस्टॉल करनी हो तो आप उधर रेगुलर जिप्सम बोर्ड की जगह सीमेंट बोर्ड इंस्टॉल करते हो और फिर उसके ऊपर टाइल इंस्टॉल कर देते हो। सीमेंट बोर्ड क्या होता है? सीमेंट बोर्ड, सीमेंट बोर्ड इज दिस वन। ये भी उसी साइज में अवेलेबल होता है, सीमेंट बोर्ड। सीमेंट बोर्ड भी उसी साइज में अवेलेबल होता है, 8 फीट बाय 4 फीट, 8 फीट बाय 10 फीट, 12 फीट। इट रियली डिपेंड्स। Then as we have something related to the drywall, which is hang, tip and float and texture. Hang means सिंपली आपने ड्राईवॉल को जब स्टड्स के ऊपर इंस्टॉल कर दिया यूजिंग द नेल्स, तो उसको आप नेल्स या स्क्रूज उसको आप हैंग कहते हो।
देन टेप एंड फ्लोट क्या होता है कि आप जहाँ पर बोर्ड्स आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं वहाँ पर गैप होता है, तो आप उसके ऊपर टेप लगाते हो या फिर मडिंग कंपाउंड लगाते हो जिससे आपका वो प्लेन हो जाता है। देन इज टेक्सचरिंग ड्राई वॉल का क्या होता है? ड्राई वॉल टेक्सचर आपके पास होता है कि आपने उसको फिनिश कैसा देना है, आपने उसको स्मूथ फिनिश देना है, आपने उसको थोड़ा सा टेक्सचर उसमें देना है। टेक्सचर के भी डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। तो इधर देखते हैं कि ड्राई वॉल हैंग, टेप एंड फ्लोट। टेप एंड फ्लोट में क्या होता है कि ये देखो आप, ये आपको जो शो हो रहा है इसमें क्या किया हुआ है कि इसमें यहाँ पर पहले टेप इंस्टॉल की है और टेप के ऊपर ये आपने मोल्डिंग कंपाउंड यूज़ किया है, जैसे यहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं। तो ये इंस्टॉल करने के बाद हम इसको स्मूथ करते हैं, तो वो टेक्सचरिंग होती है। ये आपके फिनिशेस ऑफ ड्राईवॉल होते हैं, उसको भी आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर जॉइंट कंपाउंड कैलकुलेट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है? जॉइंट कंपाउंड एक गैलन्स में आता है। जॉइंट कंपाउंड क्या होता है? जॉइंट कंपाउंड इज लाइक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जॉइंट कंपाउंड जॉइंट कंपाउंड की आपके पास गैलन होती है जो कि आप यूज़ करते हो फॉर स्मूथिंग आउट द ड्राई वॉल। ये आपके पास मर्डिंग कंपाउंड है। जॉइंट कंपाउंड या मटिंग कंपाउंड, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? आप सिंपली ड्राई वॉल का जितना भी स्क्वायर फीट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.053, तो आपके पास पाउंड्स में क्वांटिटी आ जाएगी उसकी बाय वेट। और अगर आपने उसके गैलन्स निकालने हैं तो आप 18.55 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ गैलन्स आ जाएंगे। देन इस टेप आपको जैसे बताया कि टेप क्या होती है? टेप फॉर ड्राई वॉल, टेपिंग का पर्पस होता है आपने जो भी उसमें जंक्शंस बन रहे हैं वहाँ पर आप टेप इंस्टॉल कर देते हो ताकि आपको स्मूथ फिनिश मिल जाए। यहाँ पे नेल्स होते हैं, नेल्स के ऊपर भी आप टेप पास कर देते हो ताकि वो आपको एक स्मूथ फिनिश मिल जाए। तो टेप कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है कि आपने स्क्वायर फीट ऑफ ड्राई वॉल करो और उसको डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपके पास लीनियर फीट में ड्राई वॉल आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप जितना भी लीनियर फिट आए उसको 500 से डिवाइड कर दो तो आपके पास टेप का एक जो रोल होता है वो आ जाएगा कि कितने आपको रोल्स रिक्वायर्ड हैं इस लेंस को कवर करने के लिए। देन इज द ड्राइवल स्क्रूज। ड्राइवल स्क्रूज किस तरह से होती है? ड्राइवल स्क्रूज ड्राइवल स्क्रूज यही होते हैं जो कि मशीन यूज़ करके आप ड्राइवल इंस्टॉल कर लेते हो। इंस्टॉलेशन, ये इस तरह से आप बैटरी पावर्ड मशीन यूज़ करते हो जिससे आप स्क्रूज नेल करते जाते हो स्टड्स में ऑफ ड्राई वॉल। तो ये आपको आइडिया हो गया कि टेपिंग क्या होती है, टेक्सचर क्या होती है। ये आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च भी कर सकते हो जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन और आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ ड्राई वॉल के फिनिश लेवल्स होते हैं। ड्राई वॉल के जो फिनिश लेवल्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है? लेवल ज़ीरो इज़ नो फिनिशिंग। जब आपने ड्राइवल जस्ट इंस्टॉल किया है और ये उसने नील कर दिए हैं तो ये आपका लेवल ज़ीरो है। लेवल वन में क्या होता है कि आपने जहाँ पे जंक्शन थी वहाँ पे टेप कर दी और वहाँ पर आपने जॉइंट कंपाउंड फिल कर दिया। देन इज थिन लेयर जॉइंट कंपाउंड जो आपने थ्रू आउट इनके ऊपर दोबारा से एक दफ़ा लगाया ताकि इट्स गेट बेटर एंड स्मूथर। फिर उसके बाद सेकंड कोट ऑफ जॉइंट कंपाउंड, एक और जॉइंट कंपाउंड किया आपने लेयर थ्रू आउट आपने कर दी ताकि वो स्मूथ हो जाए, तो लेवल थ्री आ गया। एंड देन लेवल फोर में क्या है कि आपने जो भी जॉइंट कंपाउंड है वो आपने प्लेस किया और सेंडिंग कर दी। सेंडिंग इज़ लाइक जैसे रेगमाल यहाँ पे यूज़ किया जाती है फॉर टू स्मूथिंग आउट दी एनीथिंग, तो वहाँ पर भी इस तरह से यूज़ किया जाता है जिससे आप सेंडिंग करते हो पेपर उस पर रब करते हो ताकि वो स्मूथ फिनिश आ जाए। और स्किम कोट इज़ लाइक क्या आपने एक ना एक ये प्राइमर यू कैन से
आप प्राइमर, यस प्राइमर यू कैन से कि आपने एक लेयर कोटिंग कर दी जिससे आपका बिल्कुल स्मूथ फिनिश मिल गया, और उसके ऊपर आप फिर इंस्टॉल कर दोगे। फिर इट्स रेडी कि आप पेंट करना चाहो या टाइल लगाना चाहो। तो दिस इज़ अबाउट ड्राई वॉल। सो देन इज एक्सेल। हम एक्सेल में आप देखते हैं कि इसको किस तरह से हमने क्वांटिफाई करना है और प्रोजेक्ट में हम किस तरह से करेंगे। होपफुली बेसिक्स आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव आउट टू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हमारा है किम्बरली लेन वी वर डूइंग। तो ये आपके पास ओपन हो गया। इसमें एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि आपके पास जो स्टड्स हैं, यूजुअली आपको मैंने बताया कि मार्केट में इवन लेंथ में अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से भी मैनेज किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं स्टड्स परचेज करूं पहले 10 फीट के, फिर साइड पर लेके जाऊं और साइड पर उनको कट करूं, और फिर मैं 9 फीट के स्टड्स बनाकर इंस्टॉल करूं। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं स्टड्स डायरेक्टली ही साइड से परचेज 10 फीट के करूं और लंबर यार्ड में दे दूं, वहां से कटिंग होके मेरे पास आ जाए। तो इट डिपेंड्स कि क्लाइंट की डिमांड क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या चाह रहा है कि मुझे आप जो स्टड्स कैलकुलेट करके दो वो आप ईच में करके दो नंबर ऑफ काउंट्स में, या फिर आप मुझे उसको लेंथ में करके दो, या फिर आप मुझे उसकी स्पेसिफिक लेंथ के निकाल के दो। फॉर एग्जांपल अगर 9 फीट है तो हम यूजुअली 10 फीट में उसको कन्वर्ट करके काउंट्स देते हैं। अदरवाइज वो कहता है कि मुझे 9 फीट के ही एग्जैक्ट चाहिए, तो फिर हम उसे 9 फीट के क्वांटिटीज कैलकुलेट कर देंगे। ओके, लेट्स ओपन द प्रोजेक्ट। सो वी हैव, हमने इसमें क्या कर लिया हुआ है, हमने इसकी कंक्रीट कर लिया। अब उसके ऊपर ये सारी की सारी फ्रेमिंग आपकी स्टार्ट होगी। अब फ्रेमिंग में क्या है कि आपने पहले कंक्रीट किया और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे CMU वॉल्स बन रही थी। तो आपकी जो वुड फ्रेमिंग स्टार्ट होगी वो आप सेकंड स्टोरी से स्टार्ट होगी, नॉट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड पर उसने CMU वॉल्स इंस्टॉल कर दी और उसके ऊपर से फिर जिप्सम बोर्ड की उसने वॉल स्टार्ट कर दी। अब जिप्सम बोर्ड्स को किस तरह से हम क्वांटिफाई करते हैं? यूजुअली क्या होता है कि हमें वॉल्स पर पार्टीशन वॉल टैग्स लगाए होते हैं। पार्टीशन वॉल टैग्स का क्या मतलब है कि जैसे ये वॉल है, इस पे टैग लगाकर उसने डिफाइन किया होगा ये वॉल टाइप ए है, या फिर यहाँ पे टैग लगा किया होगा वॉल टाइप बी है। तो इस तरह से यहाँ वॉल टाइप 1 है या वॉल टाइप कुछ भी है, तो वॉल टाइप इस तरह से डिफाइन किया। बट इस प्रोजेक्ट में उसने हमें पार्टीशन वॉल के टैग्स नहीं दिए। तो हम कुछ सेक्शंस चेक करेंगे जैसे ये हैं, तो हमें आइडिया होगा कि इनमें क्या क्या मटेरियल डिटेल्स यूज़ हो रही हैं। तो नेक्स्ट अगर हम जाएं ड्राइंग्स में तो हमें ये सेक्शंस कुछ मिलते हैं, और इन सेक्शंस में ये देखो, एक्सटीरियर वॉल्स पर ये आपकी CMU वॉल थी, और फिर उसके ऊपर आप आ जाओ तो आपके पास यहाँ पर आ गया ये, आपके पास ये डिटेल इसको और एनलार्ज करके शो किया हुआ है 3A16, या फिर ये है आपके पास 8A16, 8A16, 8A16। तो इसमें हमें पता लगता है कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें आपके पास ये बीच में ये जो वेवी है ये बैट इंसुलेशन है, इन साइड पे इसके जिप्सम बोर्ड है, एक्सटीरियर साइड पे इसके शीथिंग है, और बीच में इसके वुड स्टड यूज़ हो रहे हैं। इसमें डिटेल्ड उसने डिफाइन नहीं किया हुआ, बट यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर हम फिर जो नॉर्मल आपके लिए डिफाइंड मटेरियल्स होते हैं हम वो यूज़ करेंगे, विच आर अकॉर्डिंग टू थिकनेस। जैसे ये इस वॉल में बताया हुआ 2x6 वुड स्टड्स एट 16 इंचेस ऑन सेंटर एंड 2x6 ब्लॉकिंग एट ऑल शीथिंग जॉइंट्स। उसके अलावा R30 ब्लॉन इंसुलेशन यूज़ हो रही है इसमें, और उसके अलावा 3x4 इंचेस थिक रिजिड इंसुलेशन, यहाँ पर 3x4 इंचेस थिक शीथिंग यूज़ हो रही है। और इसके इंटीरियर साइड पर नॉर्मली जैसे जिप्सम बोर्ड होता है तो वैसे ही हम उसको यूज़ करेंगे। एक फ्लोर की हम क्वांटिफाई करते हैं कि क्वांटिटीज़ कैसे आपने कैलकुलेट करनी है।
लेट्स से ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ आप इसको स्केल करोगे 1/4 इंच इक्वल टू 1, और एक दफ़ा कंफर्म करोगे आप कहीं से भी कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन गिवन है। अगर आपको डायमेंशन नहीं गिवन तो आप क्या करोगे, आप डोर से चेक कर सकते हो। डोर इज़ यूजुअली 3 फीट या 2 फीट 6 इंचेस, तो अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इट मीन्स कि इट इज़ ओके। तो आप क्या करोगे, अब ये आप यहाँ पे आपने वॉल्स क्वांटिफाई करनी। अब ये जो एक्सटीरियर थी ये तो हमने CMU में कवर कर ली। अब जो इंटीरियर है ये आपकी स्टड वॉल्स होंगी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये है 6 इंचेस, और इसी तरह से ये भी है आपके पास 6 इंचेस, और ये वाली जो वॉल्स हैं ये हैं 4 इंचेस। तो हम किस तरह से इसको क्वांटिफाई करेंगे, हम करेंगे लीनियर। हम लिखेंगे 2/4 स्टड्स वॉल। ओके, सो यहाँ पर हम कर देंगे पार्टीशन वॉल्स 2/4 स्टड्स। तो हम यहाँ पर ये लीनियर फिट में मार्क कर देंगे जितनी भी लेंथ है 4 इंचेस थिक वॉल की। इसी तरह से हम लीनियर में मार्क कर देंगे 2/6 वुड स्टड्स वॉल। तो ये हम मार्क कर देंगे 2/6 वॉल की लेंथ, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी लीनियर फिट ऑफ वॉल्स आ जाएंगी। अब हम इस सेक्शन में जाते हैं, सेक्शन में देते हैं 2A11। 2A11 में आप देखोगे कि आपकी जो लेवल है उसकी हाइट क्या है, तो 1/4 इज इक्वल टू 1। और इसकी अगर आप हाइट देखो स्टड्स की, तो ये आपके पास बन रही है 10 फीट 4 इंचेस। इट मीन्स के स्टड्स आपका यहाँ पर जो यूज़ होगा वो 12 फीट का होगा। क्यों? क्योंकि आप 12 फीट का परचेज़ करोगे और इसे कट करके इस लेंथ में कन्वर्ट करके इसको इंस्टॉल करोगे। सिमिलरली ये आपके पास ये भी 2/6 वॉल है, तो इसको भी आप इस तरह से 2/6 वॉल कर दोगे, और यहाँ से ये भी। ओपनिंग्स हम एक्सक्लूड नहीं करते होते क्योंकि आपके डोर्स के ऊपर भी फ्रेमिंग होती है वॉल्स की। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर यूज़ करोगे, अब ओपन करते हैं एक्सेल शीट और उसमें देखते हैं कि कैसे हमने इसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो लेट्स ओपन द शीट विच वी वर ऑलरेडी यूजिंग। तो इसमें आप सिंपल बेसिक फॉर्मेट ओपन करते हो। आप इसमें जो आपके आइटम्स आते हैं वो आएंगे डिवीजन 6 में, ये आपके पहले से कवर्ड है। तो आप यहाँ पर इसको कर दोगे इस तरह से, आप इसको कर दोगे 2/4 इंटीरियर स्टड्स वॉल्स, और एक कर दोगे आप 2/6 इंटीरियर स्टड्स वॉल्स। तो इंटीरियर में और एक्सटीरियर, इंटीरियर में आपके पास, अच्छा यहाँ पर आप फिर लिखोगे। अब वॉल की कंपोजिशन क्या क्या होती है, सबसे पहले आपके पास आ जाएगी बॉटम प्लेट 2/4 प्रेशर ट्रीटेड प्लेट, प्रेशर ट्रीटेड और bottom plate. Then is 2/4 top plate. Then is 2/4 studs at 16 inches on center. ये आपको डिटेल्स गिवन होती हैं, या फिर ये यूजुअली जनरली भी यही यूज़ होता है, तो इसलिए मैं ये बाय एक्सपीरियंस मेंशन कर रहा हूँ। देन इज़ 5/8 inches dry wall या gypsum board on the interior side on one side. Then is for example sheathing 7/16 inches प्लाईवुड शीथिंग, और उसमें इंसुलेशन भी यूज़ होती है। तो इंसुलेशन आप मेंशन कर दो यहाँ पर, जो कि आपकी लेट्स से है बैट इंसुलेशन, और इसकी आर वैल्यू होगी R13। ओके, सो इसमें आपके पास जो वॉल है उसकी लेंथ 2/4 वुड स्टड्स है जो कि 33 है। तो आप यहाँ पे बॉटम प्लेट की लेंथ क्या होगी, वो भी 33 होगी। टॉप प्लेट की लेंथ वो भी 33 होगी अगर डबल नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि टॉप प्लेट दो प्लेट्स को मिलाकर एक प्लेट बनाकर इंस्टॉल किया जाता है, तो इसकी लेंथ इसमें इनकी उस केस में डबल हो जाती है। देन इज स्टड्स एट
16 इंचेस ऑन सेंटर, तो आप क्या करोगे 33 जो लेंथ है डिवाइडेड बाय 1.33, तो ये आपके पास ईच में क्वांटिटी आ जाएगी। और यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे कि हाइट क्या है 12 फीट हाई। देन इज इंसुलेशन, इंसुलेशन को हम स्क्वायर फीट में करते हैं, तो जो वॉल की लेंथ है मल्टीप्लाई बाय दी हाइट, हाइट आपकी 10.33 है, तो ये स्क्वायर फीट में आ गया। जिप्सम बोर्ड ऑन वन साइड, जिप्सम बोर्ड को भी हम स्क्वायर फीट में यूजुअली करते हैं, तो स्क्वायर फीट में करने के लिए आप क्या करोगे लेंथ ऑफ दी वॉल मल्टीप्लाई बाय दी हाइट, तो ये आपके पास स्क्वायर फीट में जिप्सम बोर्ड आ जाएगा। और इसी तरह से एक्सटीरियर साइड पर शीथिंग आ जाएगी। तो आप इसको इस तरह से करोगे और यहाँ पर इसमें लीनियर फीट देन ईच देन स्क्वायर फीट एंड स्क्वायर फीट, और इसको आप फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट मैच कर दोगे एंड देन यहाँ पर आप शीट मेंशन कर दोगे जहाँ पर आपने मार्किंग की है A02। तो इस तरह से आपकी ये पार्टीशन वॉल्स कवर हो जाएंगी। इसी तरह से आप 2x6 इंटीरियर स्टड वॉल्स कवर यूज़ करोगे। ओके, इसमें एक मैं मिस्टेक कर ली है, वो ये है कि ये इंटीरियर वॉल है, तो इंटीरियर वॉल जो है उस पर शीथिंग नहीं इंस्टॉल होती, बल्कि उसकी दोनों साइड्स पर जिप्सम बोर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप करोगे जिप्सम बोर्ड ऑन बोथ साइड्स, तो इसकी जो आपकी क्वांटिटी है उसको 2 टाइम्स कर दोगे तो दोनों साइड्स पर आपका जिप्सम बोर्ड कवर हो जाएगा। यूजुअली क्या होता है कि डिफरेंट लेयर्स भी यूज़ होती हैं। लेयर्स मींस के नंबर ऑफ बोर्ड जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस किए जाते हैं, तो इसमें जो है वो जस्ट सिंगल लेयर है, ये हमें डिटेल से शो हो जाता है। तो इस तरह से आप सारी की सारी वॉल्स मार्क कर लोगे। सिमिलरली आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट फ्लोर लेवल पे भी, आपने फर्स्ट फ्लोर किया, नेक्स्ट फ्लोर लेवल पे भी आप इसी तरह से मार्किंग को कंटिन्यू कर लोगे। जिसमें 2x4 स्टड वॉल्स हैं, तो आपकी ये जो इंटीरियर हैं ये मुझे 2x4 स्टड वॉल्स लग रही हैं, तो मैंने इनको 2x4 की लेंथ में मार्किंग किया, तो वो उसी में लेंथ ऐड हो गई। इसी तरह से 2x6 वुड स्टड वॉल है। अब यहाँ पर 2x6 वुड स्टड वॉल इंटीरियर है, लेकिन यहाँ पर 2x6 वॉल एक्सटीरियर है। इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या डिफरेंस है, इंटीरियर में दोनों साइड्स पर जिप्सम बोर्ड इंस्टॉल होता है और इंसुलेशन कभी होती है कभी नहीं होती, लेकिन एक्सटीरियर में वन साइड एक्सटीरियर पे इंसुलेशन होती है, एक्सटीरियर पर शीथिंग होती है, इंटीरियर साइड में जिप्सम बोर्ड होता है, उसमें इंसुलेशन होती है और उसमें स्टड्स होते हैं। तो आप 2x6 वुड स्टड ये इंटीरियर वाले में कवर नहीं करोगे, बल्कि 2x6 एक्सटीरियर के लिए आप सेपरेट से इसको बनाओगे, 2x6 एक्सटीरियर स्टड वॉल्स। तो इस तरह से आप ये मार्किंग करोगे इसकी। तो बस 660 स्टार्ट वॉल्स, रिमेंबर कि हम ओपनिंग्स को एक्सक्लूड कर नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर और नीचे भी फ्रेमिंग हो रही होती है। तो ये आपकी एक्सटीरियर वॉल हो जाएगी। इसी तरह से आपकी एक और बन जाएगी जिसमें आप एक्सटीरियर वॉल यूज़ कर लोगे। तो ये आपकी, दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द क्वांटिटीज़ फॉर वॉल्स फ्रेमिंग। नेक्स्ट इज़ आपने जिप्सम बोर्ड मार्क करना है ऑन द सीलिंग्स। आप सीलिंग्स के लिए आपको रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान गिवन होता है। रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान क्या होता है, जिसमें शो किया होता है कि सीलिंग्स पर क्या इंस्टॉल होगा। अब इसमें हमें गिवन नहीं है, तो हम सेक्शन से चेक करेंगे। सेक्शन में चेक करें तो हमें डिटेल मिलती है ये, जिसमें हमें ये शो हो रहा है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। ये आपकी है, इसमें वो कह रहा है कि आपके पास ये है सिंपली सेइंग कि इसके भी यहाँ पर जिप्सम बोर्ड यूज़ होता है। आई थिंक सो इसमें गिवन होगा हमें 3A16 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 इज़ दिस वन। इनमें तो नहीं शो की डिटेल्स। हमें यही गिवन है और हम इस पर एज्यूम कर लेंगे कि 5x8 इंचज़ का ये रेगुलर जिप्सम बोर्ड यूज़ हो रहा है और उसके ऊपर इंसुलेशन है। तो हम जो है वो इनके एरियाज मार्क करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पेंट्री है, तो यहाँ पर हम एरिया मार्क करेंगे 5x8 इंचज़ जिप्सम बोर्ड। ये तो सीलिंग्स फोल्डर होगा और यहाँ पर आप इसको करोगे 5x8 इंचज़ जिप्सम बोर्ड प्लस इंसुलेशन। तो यहाँ पर आप
जिप्सम बोर्ड कवर कर दोगे। तो इस तरह से आपके पास ये सीलिंग्स का एरिया आता जाएगा। तो सीलिंग्स के लिए आप जो है एरिया वो भी ऐड कर दोगे। यूजुअली जो जिप्सम बोर्ड है वो आपका जाता है डिवीजन 9 में। डिवीजन 9 फिनिशेस की है जिसमें जिप्सम बोर्ड जाता है। सिमिलरली बैट इंसुलेशन डिवीजन 7 में जाती है विच इज़ थर्मल एंड मॉइस्चर प्रोटेक्शन। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं कि जब वॉल्स का हम एक कंपोजिशन बना रहे होते हैं तो सब के सब एलिमेंट्स एक साथ ही प्लेस कर देते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो ये आपकी कवर हो जाती है इंटीरियर वॉल्स, इसी तरह आपकी एक्सटीरियर वॉल्स, और इसी तरह से आपकी सीलिंग्स और सीलिंग्स की इंसुलेशंस। तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्राई वॉल, द वॉल फ्रेमिंग, शीथिंग, ड्राई वॉल, जिप्सम बोर्ड, कंक्रीट बोर्ड, इंसुलेशन। इंसुलेशन की डिफरेंट टाइप्स भी आपको मैंने बता दी हैं। और लास्ट वन थिंग इज़ के जो स्पेसिफिकली एक्चुअली आइटम्स डिवीजन 6 में फॉल करते हैं वॉल्स के, वो होते हैं उसके स्टड्स और एक्सटीरियर शीथिंग, जबकि इंसुलेशन डिवीजन 7 में जाती है और जिप्सम बोर्ड डिवीजन 9 फिनिशेस में जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी वॉल फ्रेमिंग। और इसी तरह से रेजिलियंट चैनल्स होते हैं, उनको हम लीनियर फीट में क्वांटिफाई करते हैं। जिप्सम बोर्ड स्क्वायर फीट में करते हैं, ईच में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जिप्सम बोर्ड है, अब इसका स्क्वायर फीट है। आप क्या चाहते हो कि मुझे पता हो कि 4 फीट बाय 8 फीट के कितने बोर्ड यूज़ होंगे, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे बाय 48। तो आपके पास ये क्वांटिटी ईच में आ जाएगी कि मेरे 14 बोर्ड यूज़ होंगे टू कवर दिस माई स्क्वायर फीट। तो आप ईच में कर सकते हो। इसी तरह स्टड्स हैं तो स्टड्स को आप लीनियर फिट में कर सकते हो। लीनियर फिट में कैसे कर सकते हो, ये नंबर ऑफ स्टड्स हैं और एक की हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, लेट से 12 है, तो आपके पास लीनियर फिट में स्टड्स आ सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप रोल्स कैलकुलेट करना चाहो इंसुलेशन के या लेंथ, तो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो यूनिट कन्वर्जन आपको आती होगी, अदरवाइज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द सीनियर्स, तो यू कैन डायरेक्टली गो अबाउट डूइंग दीज थिंग्स। I hope you got this. Thank you. See you in the next session.